हैं? कौन कौन है? विशाल, आशीष, टीनू, प्रियंका। नो सर, नो का मतलब क्या है? आगे आपको क्या पूछना है? डाउट पूछो फिर फटाफट से, क्या डाउट है बताओ, बताओ डाउट बताओ फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे फिर। आशीष चुप कैसे है आज? आशीष और विशाल कुछ बोल नहीं रहे आज तुम, बताओ डाउट पूछो फटाफट कि क्या डाउट है इसमें, फिर आगे चले। अब इतना टाइम लगाओगे डाउट पूछने में भी? बताओ, डाउट तुम्हें पूछने, बार बार पूछ मैं रहा हूं। 21 को ही क्लियर करोगी सारा? आ रही हो मतलब तुम 21 से क्लास में? चलो और कौन आ रहा है 21 से? यस सर। यस सर का मतलब नहीं है। चलो आप आ रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ लेकिन ये रिप्लाई कर दिया, डाउट नहीं पूछे, अरे यस नो बोल दो कम से कम कि सर कोई डाउट नहीं है, नेट इश्यू की वजह से क्लियर नहीं होता है सर। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो तो देखो मैं सारे अवेलेबल करवा ही रहा हूँ ना, तो वीडियो तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, तो इसलिए अपनी स्टडी को हैम्पर मत करो, है ना, स्टडी खराब मत करो। वीडियोज सारे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं जहाँ पे भी, ठीक है, स्कूल में तो, ठीक है, तो वीडियो जो है मैंने सारे दे रखे हैं ना, मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक मैं शेयर कर ही देता हूँ। वहां पर जो है मैंने अपने जो है यूट्यूब अकाउंट पे सारे वीडियोस डाल दिए ना, अब तक के सारे वीडियोस डाल दिए, शुरू से लेकर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, ठीक है। पहली क्लास से जो भी हमारी अब तक की क्लासें हुई हैं सबके यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जाओ देख लो, है ना। अपनी स्टडी को खराब मत करो, जो भी आपके टॉपिक्स छूट गए ना उनको कवर कर लो वीडियो से। वीडियो में जितना अच्छे से समझाएगा हम क्लास में नहीं करा सकते ना, और वैसे भी रिपीट तो होगा नहीं, डाउट्स ही क्लियर होंगे केवल आपके, अगर आपको डाउट्स है तो बता देंगे। जितना अच्छे से वीडियो में बता रखा है उतना अच्छे से तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज़ें कर पाना जो हो चुकी है ना। तो वीडियोस डाउनलोड कर लो, वीडियोस को बार बार देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई किसी का कोई डाउट नहीं है मतलब, ठीक है। आशीष कोई डाउट नहीं है तुम्हारा भी? चलो आ जाओ फिर, अच्छी बात है, नेट इशू की वजह से क्लियर हो, ठीक है। डाउट नहीं है बेटा आशीष, कोई सा भी डाउट नहीं है आपके भी, विशाल के भी कुछ नहीं है ना? बोल नहीं रहे, यस भी नहीं बोल रहे, नो भी नहीं बोल रहे, तो मुझे पता ही है नहीं आए होंगे आपको, है ना। सर स्कूल में लेना डाउट, अरे डाउट स्कूल में लेंगे, लेकिन ये तो करो फटाफट, ठीक है। देखो जो चीज़ें वीडियोस के थ्रू हो रही है ना वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारी इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप बार बार देख सकते हो सारी चीज़ें, रिपीट कर सकते हो सारी चीज़ें, बार बार देख सकते हो। नहीं तो होगा क्या फिर आपको, एक बार जो क्लास में हो गया, जिसके समझ में आ गया, जिसके समझ में नहीं आया वो फिर रह जाएगा। वीडियोज में तो सारी चीज़ें आप बार बार देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चलो विशाल को तो कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैं फिर भी बता देता हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वीडियोज़ देख लेना, आप रिकॉर्ड हो ही रहा है ये वीडियो, तो आज नहीं तो कल आपको जब भी देखना है आप देख लेना, कर लेना कि देखो क्लियर। सबसे पहली चीज़ आती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करी थी। दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक आपकी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसी में ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट लेक्चर में लास्ट में जाओगे, ठीक है, तो मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दिया सारे, है ना, कल तक तो अपलोड नहीं थे, सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो आप है ना सारे देख लेना, फर्स्ट वीडियोज़ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, देखो तो कॉम्प्लेक्सिटीज फर्स्ट चैप्टर जो था उसका जो वीडियो था उसके लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करी कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और फटाफट से अच्छे से सुन लेना, और नहीं आए तो आप रिकॉर्ड डाउनलोड करके वीडियो को बार बार सुन लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो पहले हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। जो भी हमने एल्गोरिथम्स आपको दिए ना, हर एल्गोरिथम की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कोई भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि वो कितना टाइम लेगा रन होने में, ठीक है। देखो वो कितना टाइम लेगा उसको हम कैसे बता सकते हैं, एक तो हम बता सकते हैं कि जो टाइम लेगा वो हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ टाइम में बताए ना, एक फंक्शन हो सकता है आपका टाइम में कि वो सेकंड्स में बता सकता है, मिनट्स में बता सकता है, ऐसे, ठीक है। हम सेकंड मिनट की इतने की बात नहीं करते कि वो कितना टाइम ले रहा है ना,
हम बात करते हैं कि वो बेसिकली कितने ऑपरेशंस करता है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमको ये समझ में आता है कि वो टाइम जो है कितना लेता है। एग्जैक्टली सही बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि वो कितना टाइम लेगा, ताकि हम एक एल्गोरिथम को दूसरे एल्गोरिथम से कंपेयर कर सके कि पहला एल्गोरिथम तो इतना टाइम ले रहा है, दूसरा एल्गोरिथम इतना टाइम ले रहा है। जैसे कि हमने सर्च के केस में देखा, सर्च में क्या है, हमारे दो सर्च थे, हमने लीनियर सर्च देखा, बाइनरी सर्च देखा। हमने क्या देखा, लीनियर सर्च में कंपैरिजंस कितने होते हैं, n कंपैरिजंस होते हैं अगर n एलिमेंट हैं तो, ठीक है। और बाइनरी सर्च में कितने कंपैरिजन होते हैं, हमने देखा बाइनरी सर्च में log n कंपैरिजन होते हैं। और log n जो होता है ना बहुत छोटा होता है, log n जो है n से बहुत छोटा होता है। हमने एग्जांपल लिया, हमने देखा कि 20 अगर हमारे एरे में एलिमेंट है तो हमने देखा कि हाँ इसमें 20 कंपैरिजन लग सकते हैं, और इसके केस में देखा कि हमने मैक्सिमम केवल 5 ही कंपैरिजन लगेंगे। तो हम बेसिकली टाइम को जो है इसमें देखते हैं कि कितने इंस्ट्रक्शंस में है ना, कितने की कंपैरिजंस में, की ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, है ना। तो ये टर्म्स है, आप ये ध्यान में रखो कि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो की ऑपरेशंस की टर्म्स में मेजर करते हैं, टाइम को ना लेकर, है ना। टाइम को जनरली मिनट सेकंड इस तरह से काउंट ना करके, कि मिनट और सेकंड की टर्म्स में बात ना करके हम ये बात करते हैं कि की ऑपरेशंस कितने, क्योंकि जितने की ऑपरेशंस होते हैं ना उतना ही टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। जितने की ऑपरेशन होंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, जितने की ऑपरेशन कम होंगे उतना ही टाइम कम लगेगा। यही हमने देखा लीनियर सर्च के केस में n की ऑपरेशंस थे, n कंपैरिजंस थे। की ऑपरेशन वहां पे क्या था, वहां पे कंपैरिजन था, तो n कंपैरिजंस थे। अगर n एलिमेंट है किसी एरे में, 20 एलिमेंट है तो 20 ही कंपैरिजंस थे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कही कि n अगर एलिमेंट है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे लिखते हैं बिग O ऑफ n, ठीक है। और इसके केस में हमने देखा कि जो की ऑपरेशन था वो हमारा था कंपैरिजन। तो कंपैरिजन केवल 5 ही कंपैरिजन हो रहे थे जिसमें हमारा आंसर आ जा रहा था। तो 5 जो निकल कर आता है हमारे पास log n आता है, कि अगर n एलिमेंट है तो log n जो है हमारे पास कंपैरिजंस लगेंगे। तो जो बाइनरी सर्च था उसके केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी हमारे पास बिग O ऑफ log n, अगर n एलिमेंट्स हैं आपके एरे में तो, ठीक है। तो जो की ऑपरेशन है बेसिकली यही आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो की ऑपरेशन है यही आपको बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा एल्गोरिथम में, ठीक है। टाइम को हम मिनट सेकंड इसमें बात नहीं करके ये बात करते हैं कि की ऑपरेशंस कितने हैं, जितने की ऑपरेशंस उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा था। देखो अब एक एक एल्गोरिथम की मैं लिखता हूं कि किसमें कितना लगेगा, आप समझने की कोशिश करना ना। अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको आज का और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। और अगर ये भी आपने अच्छे से जाके नहीं देखा बार बार तो फिर आपको और आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा था वो था हमारा इंसर्ट। इंसर्ट जो हमारा एल्गोरिथम है, किसी भी एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना, इसमें मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लग सकते हैं, की ऑपरेशंस कितने होंगे इसके अंदर। देखो ये डिपेंड करेगा कि एरे की साइज कितनी है। हमेशा हम एरे की साइज की बात करते हैं। तो जैसे कि एरे पहले से बना हुआ है ना, हम केवल इंसर्ट की बात कर रहे हैं, क्रिएट की बात नहीं कर रहे। एक तो होता है एरे को क्रिएट करना, और एक होता है उसके बाद क्रिएट के बाद उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना। हम इंसर्ट की बात कर रहे हैं, क्रिएट की बात नहीं कर रहे। हम ये मान रहे हैं कि हमारा एरे ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो देखो एरे ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये सपोज मेरा एरे है और सपोज उसमें ये 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने एक एरे ले लिया, ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। इंसर्ट की बात कर रहे हैं तो इंसर्ट में कितने की ऑपरेशंस होंगे। अगर मेरे को यहां इंसर्ट करना है तब तो केवल एक ही ऑपरेशन हुआ, कि आपको क्या करना है कि इसको आगे किसका देना है और यहां पर आपको इंसर्ट कर देना है, बस, ठीक है। और अगर आपको यहां इंसर्ट करना है, फर्स्ट में इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे किसकाओ, फिर इसको आगे किसकाओ, फिर इसको आगे किसकाओ, फिर इसको आगे किसकाओ, और फिर जो है इसको आगे किसकाओ, और फिर नया एलिमेंट जो है यहां पर इंसर्ट करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जनरली आपके ऑन एन एवरेज यहां पर n ही की ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। हर की ऑपरेशन क्या है, एक एलिमेंट को आपके आगे किसकाना है। तो अगर आपको शुरू में पहले इंसर्ट करना पड़ा तो आपको n बार ऐसा करना पड़ेगा, आगे किसकाना पड़ेगा। तो ये आपका की ऑपरेशन है। तो इंसर्ट का जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n, अगर n एलिमेंट्स हैं तो वो कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n, ठीक है। तो इंसर्ट की आपकी होगी बिग O ऑफ n। सेम ही आप ये देखो कि डिलीशन में भी सेम ही होगा।
जब आपको डिलीट करना होगा किसी भी एलिमेंट को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी बिग O ऑफ n ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप देख लो कि अगर पहले वाले एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको आगे खिसकाओ, इसको आगे खिसकाओ, इसको खिसकाओ और इसको खिसकाओ। अगर n एलिमेंट्स हैं तो लगभग आपको n ही बार ऐसा करना पड़ेगा कि क्योंकि पहला एलिमेंट हटाए तो n-1 बने। n-1 को हम n ही मान लेते हैं क्योंकि n 1000 2000 कुछ भी हो सकता है हमारा, तो उतने ही बार आपको आगे एलिमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी n ही आ जाती है, ठीक है। बिग O ऑफ n बोलते हैं इसको। थर्ड जो था हमारा था वो था अपडेट वाला, ले लेते हैं अपडेट। देखो अपडेट करने में क्या होता है कि मेरा एरे पहले से बना हुआ है ये, ठीक है, ये मेरा एरे पहले से बना हुआ है, मुझे यहाँ पर 2 3 1 और 4 लिखा हुआ है, मुझे इस एलिमेंट को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करूंगा? मुझे इंडेक्स दे रखी होगी 0 1 2 3, इंडेक्स मेरे को पहले से ही पता है 1। क्वेश्चन क्या होगा कि अपडेट करो इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 1 पर अपडेट करो। तो कैसे करूंगा? A1 इज इक्वल टू नया जो भी वैल्यू है, सपोज मेरे को 5 इंसर्ट करना है तो A1 इज इक्वल टू 5 कर दूंगा बस। तो देखो ये केवल एक ही ऑपरेशन हो जाएगा, इसमें ना तो मेरे को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे k की वैल्यू मेरे को कुछ भी दे रखी हो, मैं क्या करूंगा कि a ऑफ k इज इक्वल टू न्यू वैल्यू कर दूंगा। तो ये केवल एक ही ऑपरेशन लगा मेरे को, है ना। तो इसका मतलब जो अपडेट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो केवल 1 होगी, बिग O ऑफ 1, ठीक है। अब देखो चौथा हमने देख लिया, लीनियर सर्च के केस में क्या आता है? लीनियर सर्च के केस में हमारा आ रहा था बिग O ऑफ n, ठीक है। ऐसे ही हमारा बाइनरी सर्च में क्या आ रहा था? बाइनरी सर्च में आ रहा था बिग O ऑफ log n, ठीक है, ये बिग O ऑफ log n आ गया, ठीक है। अब देखो, और दूसरा हमने केवल रटा ही था मैंने, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था कि ऐसा है, ठीक है, समझना नहीं है अभी इसको, ये केवल आपको ध्यान में ही रखना है कि जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, जब ये सॉर्टिंग आएगा ना तो देखेंगे इसकी n स्क्वायर होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसीलिए आपसे पूछा भी था कि किसको ध्यान है, ठीक है। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने ये बोला था कि सिलेक्शन सॉर्ट की इतनी होती है, मर्ज सॉर्ट की इतनी होती है, तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। तो मर्ज सॉर्ट की कितनी होगी आपकी? मर्ज सॉर्ट की मैंने बताया था बिग O n log n होती है ना, बिग O ऑफ n log n होती है मर्ज सॉर्ट की। है ना। अब इनमें कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कैसे करोगे? देखो कंपैरिजन मैं इधर कर देता हूं, सबसे शॉर्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट कौन है? ये थर्ड सबसे फास्ट है, ये सबसे जल्दी हो जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी। उसके बाद जो है आपका आता है log n, बाइनरी सर्च फिफ्थ आ जाएगा आपका बाइनरी सर्च, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और फिर हमारा बाइनरी सर्च हो गया। उसके बाद n वाले आ जाएंगे सारे, लीनियर सर्च आएगा, इंसर्शन डिलीट आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट भी लिख दो, यहाँ पर सेकंड भी लिख दो, और यहाँ पर आपका लीनियर सर्च फोर्थ भी लिख दो, ठीक है। ये सारे हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लीनियर सर्च। उसके बाद आपका आता है मर्ज सॉर्ट, ये मैंने बताया था आपको कि n log n जो होता है, लास्ट लेक्चर देखना, और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये 8वां 7th है, ठीक है, और ये लास्ट में आ जाएगा आपका सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मर्ज सॉर्ट ये n log n जो होता है वो छोटा होता है n स्क्वायर, लास्ट वाला वीडियो जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा फास्ट है वो थर्ड होगा, और सबसे ज्यादा स्लो है वो सिक्स्थ होगा, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट सबसे ज्यादा स्लो होगा इन सारे एल्गोरिथम्स में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लेते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चलो ये सब हटा दो क्योंकि इतना नहीं है, समझने वाली चीज है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट में क्या होगी, इंसर्ट में आपको एक्स्ट्रा कितना स्पेस चाहिए, है ना, प्रोग्राम में आपको एक्स्ट्रा कितना स्पेस चाहिए, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इंसर्ट अगर मुझे किसी भी एरे में करना है, जैसे इधर आ जाता हूं, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, ठीक है। तो अब इसको हटा देता हूं मैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है आपकी, ठीक है। देखो इंसर्ट आपको करना है किसी भी एरे को, ये मेरा इंसर्ट है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को चलो यहाँ पर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो क्या करना होता है, इसको इधर खिसकाओ, इसको इधर खिसकाओ, इसको इधर खिसकाओ, इसको इधर खिसकाओ, और नई वैल्यू यहाँ पर डाल दो।
इस केस में मेरे को कोई एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं होती है ना। बस मेरे पास एरे है, एरे पहले से ही क्रिएटेड है, एरे का स्पेस काउंट नहीं करते है ना। एल्गोरिथम में मुझे एक्स्ट्रा कितना स्पेस चाहिए, एरे तो पहले से ही है, एल्गोरिथम में मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस कितना चाहिए मेरे को इंसर्ट कराने में। तो देखो इसमें केवल मेरे को एक आध वेरिएबल लेने पड़ते हैं ना, के ले लिया, आई ले लिया, इन सबको काउंट नहीं करते, एन की टर्म्स में काउंट करते हैं। एन की टर्म्स में दो चार जो वेरिएबल लेते हैं इनका मैटर नहीं करता, इनको केवल कांस्टेंट ही मानते हैं, वन ही बोलते हैं इनको ना। तो जब दो चार वेरिएबल ही लेते हैं तो उसको वन ही बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे वेरिएबल, जब एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं ना, एन की टर्म्स में लेते हैं वेरिएबल्स की एन नंबर, जैसे एक नया एरे क्रिएट कर दिया ना, उसकी बात करते हैं कि जैसे एक नया एरे ही क्रिएट कर दिया, तब अपन कहेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एन हो गई है, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पर आपको कुछ नए एरे की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंसर्शन में बेसिकली आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो वन आएगी, केवल कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। डिलीट में भी सेम ही केस होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट में भी आपको किसी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीनियर सर्च में भी आपको किसी भी एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इवन बाइनरी सर्च में भी हमने कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया, है ना। इन सब में आपने देखो हमने कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, हमारे पास जो बाइनरी सर्च में जो एरे दिया हुआ था केवल वही था, हमने कोई अलग से एरे नहीं लिया या बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करे, लीनियर सर्च में भी नहीं करा, इन सब में नहीं करा। सिलेक्शन शॉर्ट में भी हम नहीं करते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट में भी हमारा वन ही होता है, लेकिन मर्ज शॉर्ट में हमारा जो स्पेस होता है वो एन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल एरे और क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्रिएट होना चाहिए। सबकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर है, कांस्टेंट है, एडिशनल स्पेस किसी को भी नहीं चाहिए, एडिशनल वेरिएबल्स कहीं क्रिएट नहीं कर रहे, केवल मर्ज शॉर्ट में आपका एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो एरे दिया होता है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन होती है। क्यों? क्योंकि एन ही एलिमेंट्स हैं एरे में, तो एन स्पेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये आपकी सारी होगी, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर ली हमने, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर ली, ठीक है। ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई। अब आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना ना, अच्छे से, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर, इस लेक्चर को, ये सब करोगे, बार बार देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अब बाकी एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स आप अपने खुद से कर लो, कॉपी में अच्छे से कर लो और उनको बार बार लिखो, उनको रट लो, ठीक है, यही करो, बार बार उनको लिखो और उनको रट लो। किसी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोड हमने देखे हैं, तो कोड अगर समझ में आ गए तो सारे आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो एल्गोरिथम है ना, मेन चीज होती है कोड, जो वही समझ में आ गया तो एल्गोरिथम तो कुछ ही नहीं है। तो एल्गोरिथम्स को बार बार लिख के लर्न कर लो उनको, अगर एग्जाम में कोई एल्गोरिथम्स आएगा तो फटाफट उसको लिख कर आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही प्रोग्राम्स को भी लर्न कर लो, अच्छे से आ रहा है समझ में तो सारे प्रोग्राम्स को लर्न कर लो, सबको एल्गोरिथम्स को लर्न कर लो, ठीक है। प्रोग्राम सब कर चुके हैं, एल्गोरिथम्स कॉपी में आपको लिखवा दिए मैंने, सब कंप्लीट कर लो अब, ठीक है, लर्न कर लो, ये वीडियोस बार बार देखो, सारी आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। देखो कैरेक्टर स्ट्रिंग सी में ही पढ़ रहे हैं तो सी में ही पढ़ेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग इन सी, अभी सी लैंग्वेज ही चल रही है, सी प्लस प्लस अभी आई नहीं है, ठीक है। वैसे सी और सी प्लस प्लस में ज्यादा कोई वो नहीं है, आप सी प्लस प्लस में भी सी का प्रोग्राम रन करवा सकते हो ना, अगर आपके पास सी प्लस प्लस कंपाइलर है तो आप उसमें सी का प्रोग्राम भी रन करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन सी, ठीक है। अब देखो अभी तक जो हमने एरे क्रिएट करे वो कौन से एरे थे, हमने क्रिएट करा ऐसे, ये मैंने लिया इंटीजर ए, ठीक है, ये मैंने एक एरे क्रिएट करा और ये चलो यहाँ पर मैंने वैल्यू ना देकर यहाँ दे दी कि 1 2 3, ये मैंने एक एरे क्रिएट करा, ठीक है। कैसे हो गया ये एरे क्रिएट, ये हो गया आपका 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया था इस, और वैल्यू इंटीजर्स में ही पास करनी पड़ेगी, यहाँ इंटीजर है तो, है ना। इंटीजर का मतलब ये है कि मैं एक इंटीजर एरे क्रिएट कर रहा हूँ, और जब मैं इंटीजर एरे क्रिएट करूंगा तो इंटीजर वैल्यू ही पास करूंगा, तो ये मैंने इंटीजर वैल्यू पास कर दी, तो 1 2 3 ये मेरा एक एरे हो गया, इसको बोलते हैं आपका इंटीजर एरे, ठीक है। अब कैरेक्टर एरे अगर मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज है, इंटीजर की जगह कैरेक्टर रख लो, तो इंटीजर की जगह आप कैरेक्टर रख दो, ऐसे ही करते हैं।
कैरेक्टर और यहाँ नाम ए ही दे दो, चलो आप कोई नाम में चेंज मत करो, नाम को ए ही रहने दो, नाम में करना है तो कर लो। और यहाँ पर जो है मैं कैरेक्टर पास करवा दूंगा, जैसे मैंने पास करवा दिया ए बी और ये सी, ये मैंने एक कैरेक्टर पास करवा दिया, तो ये मेरा क्या एरे बन जाएगा, ये मेरा एक कैरेक्टर एरे बन जाएगा ए बी और सी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत पढ़े हैं किसी ने, स्ट्रिंग्स वगैरह पढ़ी है किसी ने, पॉइंटर्स पढ़े किसी ने 11th क्लास में, पॉइंटर्स पढ़े आपने 11th क्लास में, फटाफट रिप्लाई करो। पॉइंटर्स या कैरेक्टर एरे वगैरह ये सब 11th में पढ़े हैं क्या, रिप्लाई यस और नो कर दो फटाफट से। आशीष, चलो ध्यान है कि चलो पढ़े, इसका मतलब ना पॉइंटर्स भी पढ़े आपने, कैरेक्टर एरे भी पढ़े, चलो ये सही है। देखो फिर चलो आ जाओ फिर। ठीक है, तो अगर आपको कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है तो आपको इंटीजर की जगह कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर वैल्यूज भी आपको कैरेक्टर ही पास करवानी पड़ेगी। एबीसी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल कोट्स में इनको लगाते हैं ना, कैरेक्टर क्या एबीसी और सिंगल कोट्स में इनको लगाते हैं, तो ये आपका आ गया। ठीक है, देखो ये चीज हो गई आपके। अब देखो कि जो आपके कैरेक्टर एरेज होते हैं बस ऐसे ही है, जैसे ये हो गया ना। अब देखो अगर कैरेक्टर एरे को प्रिंट करवाना होता है तो कैसे करवाते हैं हम, ऐसे फॉर i इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ 3 है तो चलो 3 ले लो और प्लस प्लस आई कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर दो, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हमें ना परसेंटेज सी काम में लेते हैं। ठीक है, सी लेते हैं या कुछ और लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे ए ऑफ आई। ठीक है, तो ये जो है आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सी लेते हैं ना, याद है सबको, या फिर मैं गलती कर रहा हूँ। चलो फिर, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा, ए, पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट है परसेंटेज सी और ए आई। ठीक है, वहां पे परसेंटेज डी यूज करते थे, डी इंटीजर के लिए होता था, सी जो है आपके कैरेक्टर के लिए हो गया, और ए आई जो है आपने ऐसे ही प्रिंट करवा दिया, तो आपका ए बी सी इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कैरेक्टर एरे। अब देखो ये तो हो गया कि भाई इंटीजर एरे भी हो गया, कैरेक्टर एरे भी हो गया, लेकिन अगर सोचो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग्स इसमें चाहिए हो, है ना। देखो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग्स इसमें चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को एबीसी, देखो अलग अलग कैरेक्टर, अगर मेरे को डील करना है नेम से, ठीक है, कि जैसे मेरे को किसी का नेम जो है वो लेना है इसमें, तो मैं कैसे लूंगा, जैसे कि नाम है एन बी एफ, तो एक तो मैं ऐसे लूँ कि एरे में लूँ एन और बी और एफ लूँ ऐसे, है ना, इस तरह से मैं एन बी एफ लूँ। एक तो ये वाला, देखो ये कितना इनकन्वीनियंट है इस तरह से एन बी एफ लेना, और फिर अगर कीबोर्ड से एन बी एफ लेना हो तो कैसे करूँगा। तो इसलिए जो है इसमें कहा गया है एक चीज़ कि कैरेक्टर एरे का ही यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग्स के लिए, कि अगर मेरे को एन बी एफ यूज़ करना है या किसी का नाम यूज़ करना है तो क्या होगा, तो नेम्स वगैरह ये जो सारी चीजें होती है ना, जैसे स्ट्रिंग क्या मतलब क्या होगा, जैसे एनबीएफ है, ये स्ट्रिंग है ना, ये डबल कोट्स में यूज करते हैं हमेशा। आपका स्कूल आ गया, ये सारी क्या स्ट्रिंग्स होती है। अगर एक सिंगल कैरेक्टर होता है तो वो ऐसे होता है, अगर एक ही कैरेक्टर है इसमें तो वो एक कैरेक्टर आ जाता है, और बहुत सारे कैरेक्टर हैं तो वो स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपकी जो है स्ट्रिंग हो गई है। तो देखो स्ट्रिंग कैसे डील करते हैं, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं कि कैरेक्टर एरे का ही यूज करते हैं बस केवल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कैरेक्टर एरे लूंगा, ये मैंने एरे लिया, ठीक है, ये कैरेक्टर एरे लिया, और यहाँ पर मैंने कह दिया चलो एक वर्ड ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, है ना, हमारा फेमस होता है ये किसी भी प्रोग्रामिंग में, ऐसे हेलो वर्ल्ड जो है शुरू में प्रिंट एफ इसी से ही करवाना सिखाते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया हेलो, बुक में भी यही दे रखा है हेलो, तो यही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो इससे क्या होगा कि ये कैरेक्टर एरे क्रिएट कर देगा। तो अब मेरे को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, एच ई एल एल और ओ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच ई एल एल ओ। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये एक एरे क्रिएट कर देगा। कैसा एरे क्रिएट करेगा, ऐसा एच ई एल एल और ओ। ठीक है, ये आपका एक एरे क्रिएट कर देगा, एच ई एल एल ओ। ठीक है, ऐसा ही आपको भी लगा होगा कि हाँ ऐसा एरे क्रिएट कर देता है। ठीक है,
लेकिन इससे ज्यादा ये क्या करता है कि ये तो करता ही है। लास्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एरे के केस में क्या होता है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है कि जब अब जैसे अगर इसको प्रिंट करवाना है ना, तो जैसे होता क्या है कि अपन ने यही बात करा कि ये एरे जो है मेमोरी, देखो बहुत टेक्निकल चीज है ना, अच्छे से समझ लेना इसको, अगर ये समझना है तो, नहीं तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो हेलो है मेमोरी, हमने बात करी थी कि रैम होती है आपकी ऐसे, है ना, ये रैंडम एक्सेस आपकी मेमोरी है, ठीक है। तो देखो हेलो कैसे स्टोर होगा, हेलो ऐसे स्टोर होगा HELL और O, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें से आपने कुछ स्पेस ले लिया और हर स्पेस में एक एक कैरेक्टर आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब देखो अपन ने ये देखा था, आपने पहले भी नोटिस करा होगा या नहीं करा होगा कोई बात नहीं, जब मैं इसको प्रिंट करवाने को बोलता हूँ ना कंपाइलर को, तो ये क्या करता है, कंपाइलर को ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक खत्म हो रही है ना, ये क्या करता है कि कंटिन्यूअसली प्रिंट करना चालू कर देता है, ऊपर भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी प्रिंट कर देगा, यहाँ जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करता चला जाता है। मतलब ये आपका एरे तो यही है, लेकिन ये क्या करेगा कि आगे से आगे प्रिंट करता चला जाएगा, इसको नहीं पता कि कहाँ तक एंड हो रहा है, ये कंपाइलर को पता नहीं चलता है सी लैंग्वेज में, है ना। सी लैंग्वेज में क्या होता है, HELLO तो प्रिंट कर देगा, आप इसको प्रिंट करवाओगे तो ये HELLO प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके बाद में भी प्रिंट करता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एरे में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में स्टोर्ड है, तो ये तो सेल तो है ही, है ना। तो ये क्या करता है कि इसके आगे वाले को भी प्रिंट कर दे, चाहे आपने एरे इतनी ही साइज का लिया हो ना, एरे तो हमारा यही है, हमारे एरे की साइज यही है, हमने एरे यही का ही क्रिएट करा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये एरे स्टोर तो रैम में ही होता है, इसका मतलब इसके बाद में भी सेल्स तो होते ही हैं, लेकिन उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होती है ना। ये एरे के बाद में भी सेल्स होते हैं लेकिन वैल्यू स्टोर नहीं होती है उसकी, क्योंकि आप रैम में देखो इस तरह से स्टोर होते हैं। तो आप कहते हो कि भाई मेरा एरे तो यही है केवल, है ना, लेकिन एक्चुअल में तो एरे और भी है ना। तो होगा क्या कि कंपाइलर यहाँ ये सब तो प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट करना चालू कर देगा, उसको पता नहीं चलता कि कहाँ तक रुकना है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए एक एडिशनल चीज करते हैं इसमें कि जब इस तरह से हम पास करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है कि इसके लास्ट में एक ऐसा सिंबल बना देता है जिससे उसको ये पता चल जाए कि अब ये यहाँ तक ही प्रिंट करना है। वो क्या करता है कि इसके लास्ट में एक नल जो कैरेक्टर है ना, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक है, ये होता है बैक स्लैश और जीरो, ठीक है, बैक स्लैश और जीरो, ठीक है। एक बैक स्लैश जीरो, जैसे आपका होता है ना बैक स्लैश एन नल कैरेक्टर, वो क्या होता है न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो ये बैक स्लैश जीरो क्या होता है आपका नल कैरेक्टर होता है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट कर देता है इस तरह से, ताकि जब वो प्रिंट करवाना चालू करता है HELLO, वो जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है तो इसका मतलब वो रुक जाता है वहां पर, है ना। उसको लगता है कि चलो यहीं तक ही प्रिंट करना है, तो केवल ये यहीं तक ही प्रिंट करता है, उसके आगे और प्रिंट करना चालू नहीं करता। हालांकि मेरा एरे इतने ही साइज का है, लेकिन फिर भी कंपाइलर को पता नहीं चलता, वो तो प्रिंट करता चला जाता है। लेकिन अगर मैंने बीच में नल कैरेक्टर डाल दिया तो उसको पता चल जाता है कि अरे ये तो बीच में नल कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब मेरे को यहीं तक ही काम करना था बस। तो इस तरह से जो है वो क्या करता है, जो आपका एरे जो है वो कैसे क्रिएट होता है सच में, वो सच में ऐसे ही क्रिएट होता है कि आपका HELLO तो आ ही जाएगा और उसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर और आ जाएगा HELLO, और उसके लास्ट में आपका एक नल कैरेक्टर और स्टोर कर देता है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो आपकी जो एरे की साइज है वो कितनी होती है, कैरेक्टर कितने 1 2 3 4 5 है ना कैरेक्टर, लेकिन एरे की जो साइज है वो एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है हमको, एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है ताकि वो नल कैरेक्टर आ जाए। इस केस में हमने स्पेसिफाई ही नहीं करी, तो वो ऑटोमेटिकली एरे की जो साइज है वो 6 लेकर चलेगा, है ना, वो एरे की साइज ऑटोमेटिकली 6 कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 5 करूंगा तो आपको एरर तो शायद नहीं शो करेगा, क्योंकि सी में नहीं करते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस करने देते हैं, लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि 5 ही साइज का एरे क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप छठे सेल में भी इंसर्ट करवा रहे हो। हाँ सिंगल कोट में बैक स्लैश एन भी तो हम ऐसे ही देते थे ना सिंगल कोट में ऐसे, तो ये बैक स्लैश जीरो और बैक स्लैश एन सेम ही चीज है ना, तो ये सिंगल। अच्छा यहाँ पर देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर वैसे तो सबके आगे कोट्स ऐसे लगा दो, सिंगल कैरेक्टर है ऐसे सारे ही सिंगल कैरेक्टर है तो सबके आगे लगा दो, लेकिन क्या है कि जब बार बार कोट्स नहीं लगाते ना अपन, ऐसे फटाफट लिख देते हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन में जरूरत नहीं है, प्रोग्राम जब आप बनाओगे तब आपको यहाँ पर जो है कोट्स लगाने पड़ेंगे ना,
प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कोट्स लगाने पड़ते हैं यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर्स में, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया तो मैं तो फटाफट लिखने के चक्कर में कोट्स अवॉइड कर दिए, वहां लगा दिए, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये जो है एक्सप्लेनेशन है। तो देखो होगा क्या कि अगर मैंने 5 का यहाँ पर लिखा तो ये गलत है, ठीक है। ये 5 जो है गलत है, आपको या तो 6 लिखना चाहिए या 6 से ज्यादा कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन 6 से ही ज्यादा लिखना, 5 से ज्यादा ही लिखना है एक। क्यों? क्योंकि आपका 5 तो कैरेक्टर ही हो गए प्लस एक नल कैरेक्टर, तो 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखो इसमें तो ये क्या होता है कि इस तरह से आपका एक एरे क्रिएट कर देता है। तो आप अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये 6 का क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब देखो तो यही चीज अगर मेरे को वैसे करनी होती, वैसे लगा के, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था अपना ये वाला कि मैंने क्या करा, HELL और O, ठीक है। और फिर यहाँ पर वापस नल कैरेक्टर अपने को खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली कैरेक्टर एरे को करने के। तो हमारा तो कन्वीनियंट यही तरीका है, इसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज भी बतानी है कैरेक्टर की, तो आपको लास्ट में नल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपका कैरेक्टर एरे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाए, ठीक है। अगर ये केवल मेरे को कैरेक्टर एरे ही चाहिए, मेरे को स्ट्रिंग की तरह इसको काम में नहीं लेना है, तो मेरे को जरूरत नहीं है \0 की। \0 की जरूरत कब है, जब मेरे को इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है ना। जब इस कैरेक्टर एरे को, मतलब कैरेक्टर एरे तो है ही आपका पहले से ही, उस कैरेक्टर एरे को अगर आपको स्ट्रिंग की तरह काम में लेना है तो आपको \0 लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लेना काम में तो मत लगाओ। इस केस में तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ही है, इस केस में जरूर ये कैरेक्टर एरे है। तो इस कैरेक्टर एरे को अगर मेरे को बैक स्ट्रिंग बनाना है तो मैं लास्ट में \0 लगा दूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये दो तरीके हो गए बेसिकली आपको स्ट्रिंग बनाने के, ये आपका एरे बन जाएगा और एक साइज जो है उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट कैसे करवाएंगे इसको, प्रिंट करने में इसमें %s काम में लेते हैं, ऐसे PRINTF %s, ठीक है। और यहां पर जो है आपका a पास कर देते हैं, ठीक है, a लिख देते हैं यहाँ पे %s और कॉमा a, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, जो हेलो प्रिंट कर देगा, ये आपका हेलो प्रिंट कर देगा। कैसे, वही है, ये H प्रिंट करेगा, E करेगा, L करेगा, L करेगा, O करेगा, फिर ये इस पे जाएगा, इसको पता चलेगा अच्छा अब मेरे को आगे प्रिंट नहीं करना है, तो केवल ये हेलो ही प्रिंट करेगा, ठीक है। %s, a, ठीक है। हाँ, %s फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर, स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ नहीं होता, या तो स्ट्रिंग ही होती है, और स्ट्रिंग जो है आपकी कैरेक्टर से बनी हुई होती है, ठीक है। तो %s का मतलब स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c का यूज करते हैं, ठीक है। c वाला आप और कंफर्म कर लेना, है ना। तो ये देखो ये हो गया। अब जो है हमको क्या करना है, चलो फिर इसमें जो है, इसमें कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। अब वो फंक्शंस देखने हैं आप, टाइम हो गया हमारा, मैं आपको थोड़ा बुक में दिखा देता हूँ, आप थोड़ा खुद से करना कोशिश, फिर हम कल देखते हैं बुक क्या रेफर कर पाएंगे हम। चलो छोड़ो, वैसे टाइम हो गया ना, तो मैं वैसे ही बता देता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर जैसे आपको इसकी लेंथ चाहिए ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको अब हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। #include, अगर आपको कुछ फंक्शंस काम में लेने हैं ना, तो आपको ये हेडर फाइल भी यूज करनी पड़ेगी, string.h। आपका stdio तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में आप ये भी यूज करोगे string.h। क्यों? क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं जो हम काम में लेंगे। कौन कौन से फंक्शन है इस फाइल में, कुछ फंक्शन है। एक तो देखो strlen है, एक फंक्शन तो आपका ये है, ठीक है। एक है आपका strcmp है, ठीक है। एक है आपका strcpy है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस क्या करेंगे हम इस स्ट्रिंग पर यूज में लेंगे, और वो सारे फंक्शन जो है इस हेडर फाइल में है। तो ये हेडर फाइल जो है मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेगी, अगर मेरे को ये फंक्शन काम में लेने हैं। अगर लेने हैं तो करो, नहीं लेने हैं तो मत करो, ठीक है। तो इस string.h में ये सारे फंक्शन है, अगर ये फंक्शन काम में लेंगे तो ये फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, नहीं काम में लेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे अगली क्लास में कि कैसे कैसे ये फंक्शन है, इनका क्या क्या काम है, ठीक है। अब देखो लेंथ से तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये आपको बता देगा कि इस एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो आप खुद से देखना, बुक में दे रखा है, बाकी हम कल क्लास में डिस्कस करते हैं, टाइम ओवर हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू।